अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम इफ्तिखार है और मैं बतौर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट काम करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम आम लफ्ज़ों में OCD के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही आम नफ्सियाती बीमारी है जो कि हमारे हर 50 में से 1% यानी हर 50 बंदों में से एक बंदे के अंदर पाई जाती है। इसमें दो तरह की अलामात हो सकती हैं। एक तो है कि सिंपल इसके दो कंपोनेंट, जैसे हमें पता लगता है नाम से ही, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, यानी या तो खाली ऑब्सेशंस होना या पे खाली कंपल्शंस होना। अब हम इसके बारे में मज़ीद जानेंगे कि ऑब्सेशंस और कंपल्शन से क्या मुराद। ऑब्सेशंस जो होती हैं ये हम उन सोचों को, उन वसवसों को या उन ख्यालात या कुछ ऐसी तस्वीर को कहते हैं जो हमारे जहन में बार बार आती हैं, हमारी विल के अगेंस्ट आती हैं, यानी ना चाहते हुए भी हमारी सोचें जो हैं हमारे दिमाग में बार बार आती हैं और वो किसी भी चीज़ के मुतल्लिक हो जाती हैं, जैसे कि बहुत अनयूजुअल होती है। आम रूटीन में हम ऐसी सोचें नहीं सोचते या ऐसी तस्वीरें नहीं देखते और जब ये होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। ये कुछ ख़ास चीज़ों के मुतल्लिक हो सकती हैं, जैसे कि ये जरासीम के मुतल्लिक हो सकती हैं, ये गंदगी के मुतल्लिक हो सकती हैं, मज़हब के रिलेटेड हो सकती हैं। कुछ लोगों को जिनसी सोचें या जिनसी तस्वीरें या जिनसी वसवसे आना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों को इवन ये बीमारी से मुतल्लिक भी आना शुरू हो जाते हैं कि जैसे कि कोई बीमारी हो जानी है या कोई वसवसा बार बार आना जहन में कि बीमार हो जाएंगे या कुछ और हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और एक इंसान बेबस हो जाए कि वो इन पर काबू नहीं पा सकता और जब भी ये सोचें आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन होना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑब्सेशंस। यानी ये उसको इंसान जानता है कि ये बातें जो हैं, ये सोचें जो हैं, ये वसवसे जो आ रहे हैं ये गलत हैं, लेकिन जानते हुए भी कि ये गलत हैं वो इनको रोक नहीं सकता। ये उसके अपने काबू में नहीं आती और बार बार आती हैं और उसको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। इससे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी मुतासिर बहुत ज़्यादा होती है, कामकाज मुतासिर होता है, घर, फैमिली, हर चीज़, इवन अपना आप उसका जो होता है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है। अब दूसरा इसका जो कंपोनेंट है, ये तो हमने बात की सोचों के मुताल्लिक या कोई तस्वीर या कोई ऐसी चीज़ जो बार बार आती हो हमारे दिमाग में। दूसरा वर्ड जो इस बीमारी में शामिल है उसको हम कहते हैं कंपल्शंस। कंपल्शन से मुराद किसी भी काम को बार बार दोहराना, ना चाहते हुए भी ना कंट्रोल कर पाना उसको, जैसे कि घर के कुंडियाँ बार बार चेक करना, ताले बार बार चेक करना, अगर आपके घर में चूल्हे वगैरह हैं तो बार बार गैस का नॉब चेक करना कि वो बंद है या नहीं, यहाँ पे अपने हाथों को बार बार धोना या घर की सफाइयाँ बार बार करना। इसके अलावा कुछ लोग बार बार चीज़ों को तरतीब देना चाहते हैं, वो भी इसमें कंपल्शन में ही आता है। एक ऑर्डर में रखने को भी हम कंपल्शन ही कहते हैं और बार बार जब तक वो ना करें ये काम उनको तसल्ली नहीं होती। उन्होंने एक ख़ास लिमिट तक एक काम को दोहराना होता है, वरना वो इससे तसल्ली बख्श जो होता है पुरसकून नहीं हो सकते इस चीज़ से। और इसके बावजूद ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, ये बढ़ती चली जाती है और दिन का मेजॉरिटी उनका जो टाइम होता है, खासा वक्त दिन का जो होता है वो इसी काम में उनका निकल जाता है। और दोनों ये चीज़ें, दोनों ऑब्सेशन और कंपल्शन जो होती हैं ये इंसान की ज़िंदगी को बेहद मुतासिर कर सकती हैं, डिपेंडिंग कि ये कितनी सिवेरिटी की है, इनकी शिद्दत कितनी है, कम नौयत की हैं, ज़्यादा नौयत की हैं, किस तरह की हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। रिसर्च ने यह साबित किया है कि मारूसी तौर पे ये बीमारी भी आगे जा सकती है, यानी अगर किसी के ख़ानदान में, किसी के घर वालों में से किसी को ये बीमारी है तो अगली नस्ल में आने के चांसेस भी और दूसरे घर वालों में इस चीज़ के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो रोज़मर्रा के जो स्ट्रेस होता है हमारा आम रूटीन में, अगर इंसान कहे कि स्ट्रेस है उसको, जैसे अगर वो काम पे जाता है तो वहाँ का स्ट्रेस है, घर में किसी किस्म का कोई मसला हो गया, कोई भी स्ट्रेस किसी किस्म का, उसकी वजह से ये चीज़ वापस आ सकती है या ये शुरू हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारी अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ें बदल रही हैं या एकदम से तब्दील हो गई हैं, फॉर इंस्टेंस, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि किसी ने जॉब तब्दील की है या किसी बच्चे का स्कूल चेंज करा दिया है। अगर औरतों के बारे में बात की जाए तो जब हमल वगैरह होता है या हमल ख़त्म होता है तो इस चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इसकी कोई ख़ास वजह नहीं बताई जाती, बस ये बताया जाता है, रिसर्च ये साबित करती है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से हमारे अंदर कम हो जाते हैं, जिनको हम सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं। उनकी कमी बेशी की वजह से ये बीमारी जो होती है ये बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी कितनी मिकदार कम है उस पर डिपेंड करता है कि इस बीमारी की नौयत कितनी होगी। ये थी कुछ वजूहात जो बेसिकली इस बीमारी
से रिलेटेड हैं और इसके जो है शिद्दत में कितना इजाफा होगा उसको ये मुतासिर कर सकती हैं वजूहात। रही बात इसके इलाज की, तो इसका तरीक़ेकार दो तरह के हो सकते हैं इलाज। एक हम जो आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं काउंसलिंग के ज़रिए, दूसरा हमारे पास तरीक़ाकार इलाज होता है अद्वियात के ज़रिए। काउंसलिंग के ज़रिए जो होती है एक बहुत इम्पॉर्टेंट थेरेपी इसमें जो इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसकी जो रिसर्च ने साबित किया है कि जो बेस्ट थेरेपी इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD के लिए है वो होती है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जिसमें आपके साथ एक साइकोलॉजिस्ट 12 से 24 हफ्तों तक काउंसलिंग सेशन करता है, जो कि हर हफ्ते के बेसिस पे होते हैं। इसमें आपको सिखाया जाता है कि जो ये वसवसे आ रहे हैं, जो ये सोचें आ रही हैं, या जो हम अपने हाथ धोने के काम काज कोई बार बार दोहराते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता कि हम एक दिन में जाएंगे और हम सीख के आ जाएंगे कि जी सब सीख लिया है, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक स्लो प्रोसेस है और ये आहिस्ता आहिस्ता करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है अद्वियात। अब हमने ये देखना होता है कि किस मरीज़ को दवाई पे रखना है और किस मरीज़ को हमने थेरेपी या काउंसलिंग की जो सेशंस है वो कराने हैं। अब अगर तो बीमारी की नौयत जो है वो माइल्ड हो यानी कम हो बीमारी की नौयत, तो हम खाली उसको कह सकते हैं कि जी आप काउंसलिंग के ज़रिए ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, और उसको हम रेफ़र कर देते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकाट्रिस्ट जो है वो उसकी एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करे, ताकि इस बीमारी को हम मज़ीद फैलने से रोकें और उसी वक्त आपकी जो ज़िंदगी मुतासिर हो रही है उसको उसमें हम कमी बेशी ला सकें। अगर तो इस बीमारी की नौयत थोड़ी सी ज़्यादा यानी मॉडरेट लेवल की, दरमियानी लेवल की हो जाए या फिर शदीद हो जाए, तो फिर आपने मेडिसिन का भी साथ शुरू कराना आप कर सकते हैं। मॉडरेट लेवल पे हमारे पास डिसीजन होता है कि अब हम या तो शिद्दत पे देखते हुए या तो हम मेडिसिन का ऑप्शन दें मरीज़ को, या फिर मरीज़ के पास काउंसलिंग का ऑप्शन होता है, या फिर ये दोनों ऑप्शन साथ साथ चला भी सकते हैं। लेकिन रिसर्च ने ये साबित किया है कि जब मेडिसिन और हम काउंसलिंग दोनों को इकट्ठा चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मुफीद रिज़ल्ट हमारे पास जो होते हैं वो सामने आते हैं और इंसान बहुत जल्दी बेहतर भी होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है या उनको ये परेशानी रहती है कि इस तरह की बीमारी जो है ये पागलपन है या ये बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाएगा और इनकी ज़िंदगी कभी बेहतर नहीं होगी, और इस वजह से वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों में जिनमें जिनसी सोचें या जिनमें मजहबी सोचें आती हैं उनके लिए ये मज़ीद परेशानी का बायस बन जाती हैं, बिकॉज़ उनको ये लगता है कि ये चीज़ जो है अब उनके मज़हब के अगेंस्ट लेके जा रही है तो वो बहुत गुनाहगार हो गए या उनसे बहुत गुनाह हो गया। लोगों से भी वो बातें छुपाते हैं कि अगर हम किसी को बताएंगे तो ये हमारे अगेंस्ट चली जाएगी या हम हो सकता है लोग हमारे मुखालिफ हो जाएं या हमें बुरा भला कहना शुरू होते हैं। इस डर के बायस वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को छुपाते हैं और अपना दिन का बेशतर वक्त सिर्फ इसी चीज़ में तौबा या अस्तगफिरुल्लाह या हाथ धोने वगैरह में लगा देते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि वो इस चीज़ से कैसे अपने आप को निकालें। तो मैं उन लोगों को ख़ास ये बताना चाहूँगी कि इसमें उनका अपना कोई कसूर नहीं है, ना ही हम इससे उनको गुनाहगार लेबल करते हैं, ना ही उन्होंने ऐसा कोई गुनाह किया है। ये एक बीमारी की वजह से ऐसी सोचें उनके पास आ रही हैं, इनमें उनका अपना कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, वो इन सोचों पे काबू नहीं पा सकते। तो उनको इस परेशानी से निकालने के लिए बेहतर हल यही है कि वो किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और इसका मुकम्मल तौर पे इलाज शुरू करें। जितना जल्द हम इस बीमारी को ट्रीट करेंगे या इसका इलाज शुरू करेंगे, उतना ही जल्द हम इस पर काबू पा सकते हैं और इसकी शिद्दत में कमी लेके आ सकते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है। और रोज़मर्रा के मामला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है आपकी ज़िंदगी सारी की सारी। सारा दिन आप इसी कामों में लगे रहते हैं कि हम इन सोचों को कंट्रोल कर लें या ये वसवसे जो आ रहे हैं इन पे काबू पा लें, या जो हमें खौफ आ रहा है हम इन पे काबू पा लें। इसमें गुजर जाता है तो आपकी जॉब मुतासिर हो जाती है, अगर बच्चा है तो उसका स्कूल मुतासिर हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ मुतासिर हो जाती हैं, आपकी अपनी फैमिली लाइफ मुतासिर हो जाती है। तो बताने का मकसद ये है कि इसके लिए जब आपको लगे कि आप में इस तरह की अलामात हैं जो आपके काबू में नहीं आती, या इस तरह की सोचें आपके पास आपके दिमाग में बार बार आती हैं जो आपको लगता है कि रूटीन से हट के हैं और ये नॉर्मल सोचें नहीं हैं, और जब भी आती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, आप बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर रब्ता करें ताकि हम इसकी रोकथाम जल्द कर सकें और आपको मज़ीद परेशानी से हम इसमें बचा सकें। थैंक यू।